अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आइए आज रेवाड़ी का वो ऐतिहासिक स्थल हम आपको दिखाते हैं जिसे हाल ही में विकास एवं पर्यटन विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। शहर के कटला बाजार के बीचों बीच स्थित ये रानी की ड्योढ़ी, यहाँ पर बताते हैं कि रानियां रहती थी, यानी कि रानियों का ये महल था। यहाँ पर अंदर आपको ऐतिहासिक फव्वारे मिलेंगे, हाथी कुंड मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए। ये जो कि रेवाड़ी एक महाभारत कालीन नगर है। श्री कृष्ण के जो बड़े भ्राता बलराम जी, यहाँ राजा रेवत की लड़की थी रेवती, उनसे उनका विवाह हुआ। राम जी ने इस भूभाग को जो है साफ करवा करके रेवती के नाम से नगर बसाया रेवावाड़ी और अपनी राजधानी बना लिया। इज्जत की चीज है। इंसान क्या करता है? 2 पैसे कमाता है, इज्जत के लिए कमाता है। जब पूर्वजों ने ही एक इज्जत कमा के हमें दी हुई है तो हम उसको तो कम से कम पहले संरक्षित करें। और राव गोपाल देव जी, जो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ इश्तिहार जारी किया था स्केच करके जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, ये उसको मैंने थोड़ा कलर करवा करके, उससे एक सुरंग जा रही है इस तालाब में, नंद सरोवर में। रानियां वगैरह अपने वहाँ जाती थी स्नान वगैरह करके पूजा अर्चना करने के लिए, वो अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से यहीं से ही गोकुल के किले में भी गई हुई है। उसी की ही ब्रांच, मतलब मेन तो है एक्चुअल में गोकुल के किले को जाने वाली सुरंग, और उसकी ब्रांच इधर है। नीचे तहखाने की ओर चलते हैं जहाँ पर नीचे फव्वारे उस वक्त सैकड़ों साल पहले किस तरह से बने हुए थे। राव विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ। ये रोशनदान बोलते थे इनको। तो क्या था कि पहले मान लीजिए सूरज निकला और उसकी किरणें धरती पे पड़ी तो वो किरणें यहाँ भी आती थी। जैसे पूर्व से उग रहा है तो पूर्व दिशा के वेंटिलेटर से यहाँ आ रही हैं किरणें, दोपहर है तो ये बीच का वेंटिलेटर रोशनी दे रहा है, और शाम होगी तो पश्चिम साइड के वेंटिलेटर, मतलब सूरज उगने से छिपने तक यहाँ रोशनी कायम रहती थी। उन आलों के अंदर दीवे जलते थे, उन दीवों से ऊपर रोशनी हो जाती थी और उन दीवों की रोशनी इन वेंटिलेटर के थ्रू इस पानी में पड़ती थी, फिर यहाँ रोशनी हो जाती थी। पानी का प्रेशर ही, मोटर नहीं, वो कम बड़ी टंकी है 10 बाई 10 की, जो हमने अब रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पानी के प्रेशर से ही जो है ये फुहारे चलते थे और फिर ये पानी फिर दोबारा कुएं में चला जाता था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी। हाँ, और ये रावटी है जहाँ पर रानियां बैठती थी, बाहर का नज़ारा देखती थी, क्योंकि पूरा जो ये एरिया था, अब तो चलो यहाँ पर मकानात बन गए हैं, पूरा एरिया यहाँ पर बताते हैं जो सामने कटला सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी राजाओं की, हाथी कुंड था जहाँ पीछे हाथी नहाते थे, जहाँ आज गंज बाजार बताया जा रहा है, वहाँ पर बताते हैं कि हाथियों का पूरा वो ठिकाना था। हम रानी की ड्योढ़ी का महल जो आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज संरक्षित की गई है। इसे हरियाणा सरकार ने संरक्षित स्मारक के तौर पर नोटिफिकेशन इसका किया है। आइए आज रेवाड़ी का वो ऐतिहासिक स्थल हम आपको दिखाते हैं जिसे हाल ही में विकास एवं पर्यटन विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ये स्मारक है रानी की ड्योढ़ी। आप इस खूबसूरत और शानदार इमारत को देख रहे होंगे, इसे रानी की ड्योढ़ी कहते हैं। शहर के कटला बाजार के बीचों बीच स्थित ये रानी की ड्योढ़ी, यहाँ पर बताते हैं कि रानियां रहती थी, यानी कि रानियों का ये महल था। इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पर अंदर आपको ऐतिहासिक फव्वारे मिलेंगे, हाथी कुंड मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। ये जो ऐतिहासिक रानी की ड्योढ़ी है, इसका संरक्षण करने का काम राव नंदराम जी, जिनके नाम पर बताते हैं कि 1675 जो
इनका आंकड़ा कहता है, सरकार का आंकड़ा कहता है कि 1675 में राव नंदराम ने इस रानी की ड्योढ़ी का निर्माण कराया था। उनके जो 13वीं पीढ़ी के वंशज हैं राव विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने बीते कुछ सालों के दौरान अपनी जेब से पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके इसका संरक्षण किया है और इस शानदार जो इतिहास है उसको संरक्षित करने का काम किया है। राव विजेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ रहेंगे इस सफ़र में और इनकी पर्सनैलिटी को देख के आप बता सकते हैं कि इतिहास का कितना अध्ययन इन्होंने किया और किस तरह से इसका संरक्षण किया। ये बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा राव विजेंद्र सिंह जी के साथ और आगे ये जो इतिहास हमको दिखाएंगे वो भी हम देखते हुए चलेंगे। राव साहब, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। स्वागत। आइए बैठ। मिली थी स्केच की हुई ये राव तेज सिंह की, जो ठिकाना मीरपुर से बिलोंग करते थे, और राव गोपाल देव जी जो अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ इश्तिहार जारी किया था स्केच करके जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, ये उसको मैंने थोड़ा कलर करवा करके बनवाया। उन दिनों में फोटोग्राफी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है ये इनके राव गोपाल देव जी के लड़के हैं राव लाल सिंह जी, और ये वंशावली है, कट ऑफ वंशावली है 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक। वंशावली तो मेरे पास श्री कृष्ण से लेकर के अब तक है, लेकिन ये कट ऑफ है इसलिए ताकि क्यों बहुत बड़ी हो जाती। और उससे आगे राव रघुवीर सिंह जी, और राव रघुवीर सिंह जी के लड़के मेरे दादा जी जो हैं राव रणबीर सिंह जी, और ये उनके पुत्र मेरे पिता राव भूपेंद्र सिंह जी। जिस रानी की ड्योढ़ी में हम बैठे हुए हैं उसका पूरा संरक्षण राव विजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। ये जो रानी की ड्योढ़ी है ये किसी संग्रहालय से कम नहीं है, एक बड़ा रिकॉर्ड बैंक राव विजेंद्र सिंह जी के पास है। आज हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। राव साहब, क्या पूरा इतिहास है रानी की ड्योढ़ी का, और एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ये सबसे पहले तो मैं आप सबका, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरफ थोड़ी अपनी रुचि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इधर दी, तो मैं बड़ा इसका आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इसके बारे में बताना चाहता हूं कि रेवाड़ी एक महाभारत कालीन नगर है। यहाँ श्री कृष्ण के जो बड़े भ्राता बलराम जी, वो यहाँ राजा रेवत की लड़की थी रेवती, उनसे उनका विवाह हुआ था। पहले ये इलाका एक अनृत प्रदेश कहलाता था, उसके राजा थे राजा रेवत। और जब बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ तो राजा रेवत ने ये भूभाग काट कर उनको अंशदान में दिया। फिर बलराम जी ने इस भूभाग को जो है साफ करवा करके रेवती के नाम से नगर बसाया रेवावाड़ी, और अपनी राजधानी बना लिया। फिर ऐसे ही चलता रहा, आगे चल के बलराम जी का वंश नहीं चला। फिर श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ वो द्वारका से आए और उन्होंने फिर रेवाड़ी और मथुरा राज्य को पुनर्स्थापित किया। फिर वो वंश चल गया। ये कई बार उजड़ी है, कई बार बसी है, वो लंबा इतिहास हो जाएगा। मेरे जो फोरफादर हैं मतलब उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक इस रेवाड़ी पर राज किया है, कई शताब्दियों तक। तो जो इस रानी की ड्योढ़ी की जहाँ तक बात है कि पहले रजवाड़े में परगने होते थे। परगने का मतलब है कि एक छोटी तहसील के नीचे जितनी प्रॉपर्टी होती है, गांव होते हैं, उतने गांव एक परगने में। तो बाकी परगने जो थे वो तो सब राजा के नाम थे, लेकिन ये जो परगना है, ये ड्योढ़ी, इसको भी एक परगने का रुतबा रहा। ये रानियों के नाम रहा। मतलब यहाँ से जो भी इनकम होती थी वो रानियाँ अपने ही उस पर खर्च करती थी, खुद अपने उसके ऊपर। कहीं नौकर हैं, चाकर हैं, गहने हैं, कपड़े हैं, जो भी है।
तो एक परगना का रुतबा इस रानी की डोडी को रहा है। और इसका जो कैंपस रहा वो कैंपस 25 एकड़ में था। इस 25 एकड़ के अंदर इस रानी की डोडी की सुरक्षा के लिए अस्तबल थे और सैनिकों के लिए बैरक बना रखी थी, जिसे अब कटला बोलते हैं। वो कटला इस डोडी की दहलीज के नाम से जाना जाता है, दहलीज। और इधर जो है ये रावगंज है, जहाँ हाथी कुंड वगैरह बने हुए थे, हाथी वगैरह बनते थे, राजा कहीं निकलते थे तो वो हाथी वहाँ थे। और ये पुरोहितों के लिए हवेलियाँ, बाग, ये सब इसके नीचे उसमें था, इस कैंपस के अंदर। जो आज ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, ये बाग था। वहाँ ये छतरियाँ हैं, हमारे पूर्वजों की यादगार छतरियाँ, तालाब नंद सरोवर। वहाँ एक चाहराव गुजरमल, चाह का मतलब कुआं, वो उस बाग को सिंचित करने का एक वो था। तो इतना इसका कैंपस रहा। और अब इसको जो है मैंने इसका जीर्णोद्धार किया है। पिछले कम से कम 6-7 साल से इसका चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो अब भी चल रहा है। तो अब तक के इतिहास की पुस्तकों में ये पढ़ते रहे कि ये इस रानी की डोडी का निर्माण राव नंदराम जी ने 1675 ईस्वी के करीब करवाया। अब क्योंकि मैं इस चीज में ज्यादा गहन रुचि रखता हूँ, इतिहास में भी और इसमें, तो उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि राव नंदराम जी ने भी इसका जीर्णोद्धार ही किया, निर्माण नहीं। मतलब यहाँ की जो वो देखी मैंने जब जीर्णोद्धार के दौरान, तो उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, एक ईरान के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ एक काफ़ी पुरानी हवेली निकली है। उस हवेली को बताते हैं कि ये 250-250 साल पहले की, लेकिन फिर उसका आंकलन किया गया है तो ये कह रहे हैं कि ये उससे भी पुरानी हो सकती है। तो उसके अंदर दीवारों में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के पाइप दबे हुए हैं, 1-1 फुट के, और चैम्बर के रूप में हांडी। तो वही सेम मैंने जब इस जीर्णोद्धार किया है तो यहाँ निकले हैं। उनकी मैंने पोस्ट भी डाली हुई है सोशल मीडिया पर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब एक ही शैली है, वो ही शैली वो है उस टाइम और यही शैली ये है, तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ये उतनी ही तो पुरानी होगी ही होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राव नंदराम जी से पहले ही पहले इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि वो अभी मैं वो रख गया उस बात को, क्यों लंबी हो जाती, कि जब मैं जीर्णोद्धार कर रहा था तो छोटी छोटी कखैया ईंट बोलते थे पहले, उनकी एक 3 फुट चौड़ी और 1 मंजिल इमारत बनी हुई थी। और फिर उसके साथ 1 फुट चौड़ी पत्थर की दीवार और ली गई, और जब ऊपर की मंजिल आई तो वो 1 फुट वो और 3 फुट जो छोटी ईंटों की दीवार थी उस पर, यानी कि 4 फुट चौड़ी दीवार बनाई गई। तो वो एक चढ़ाव है उन छोटी ईंटों के ऊपर, तो वो चढ़ाव बाद का है। तो मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये राव नंदराम जी ने इसका जीर्णोद्धार किया। अब पुरातत्व विभाग ने जो है जब ये देखा कि एक देखने अट्रैक्ट हुए इधर, तो अभी उन्होंने 5-6 महीने पहले एक यहाँ जो है एक वो हेरिटेज वॉक निकाली थी। हेरिटेज वॉक के अंदर जो है इधर अट्रैक्ट होना जरूरी था, इधर आए और आने के बाद उन्होंने इसको अपने संरक्षण प्राप्त किया है, जो एक मैं अच्छी बात समझता हूँ कि कम से कम चलो पुरातत्व विभाग जो है इधर थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। बहुत सी इमारतें हैं, अब यादगार छतरियाँ हैं, पूर्वजों की तालाब हैं, वो दिन प्रतिदिन जो है खंडर होते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि पुरातत्व विभाग उधर भी अपना गौर करें, ताकि
उनको संरक्षित किया जाए। राव साहब, कितना समय लग गया है इसका जीर्णोद्धार करने में? क्या पूरा परिवर्तन आपने किया? इसके पुराना स्वरूप बना रहे, इसको लेकर क्या मेहनत की? कहाँ से पत्थर लाए, कहाँ से चूना, क्या चीजें इस्तेमाल की राव साहब? ये क्या है कि मेरे को बचपन से ही इस फैमिली में जन्म लिया, तो वो मतलब चीज़ें मेरे अंदर बचपन से ही अंकुरित थी और ये दिमाग में था कि मेरे पास जब भी कभी कुछ मेरे हाथ में वो आई, पहले तो पिता वगैरह जी वगैरह थे, मैंने कहा आया तो मैं इसका जीर्णोद्धार करूँगा ताकि कोई चीज़ है, मतलब ये एक इज्जत की चीज़ है। इंसान क्या करता है, 2 पैसे कमाता है, इज्जत के लिए कमाता है। जब पूर्वजों ने ही एक इज्जत कमा के हमें दी हुई है तो हम उसको तो कम से कम पहले संरक्षित करें जी। सेकंड स्टेप तो बाद की बात है। तो उसके लिए मैंने जो है इसको कम से कम 6-7 साल हो गए करते करते, और ये नहीं देखा कि इसमें क्या पैसा खराब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, उधर ध्यान दोगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके जीर्णोद्धार के अंदर कोई खास कारीगर ये नहीं है कि मैंने कोई राजस्थान या इस शैली के कारीगर थे उनको बुलाया, यहीं के ही कारीगरों को पकड़ के और उनको ही ड्राइंग बना करके गत्तों पर, प्लाई पर, ये सब डिज़ाइन जो है ये लिए, फोटोग्राफर को बुला करके पहले तो उनकी फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली और फिर वो प्लास्टर वगैरह सब झड़वाया और फिर उनको औजार भी बना के दिए। मतलब मेरे को यहाँ तक कि मैं खुद मिस्त्री की जो पैड बनाते थे, मिस्त्री के साथ पैड पे बैठ करके अब ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और तभी काम हुआ। मान लो किसी रोज़ मुझे बाहर जाना पड़ गया और कारीगर लगे हुए हैं, शाम को आया देखा कि भाई ये तो नहीं बन पाया जो आ रहा था वैसा, तो उसको फिर हटवाया। अब भाई इसको हटाओ और इसके जो है वो रने ख़त्म हो गए होंगे, इसके ऊपर पानी मारो और ताकि दोबारा वो प्लास्टर पकड़ कर सके, फिर दूसरे दिन फिर। यानी कि मैंने ये नहीं देखा कि वो पूरी मजदूरी जारी है और मटेरियल ख़राब हो रहा है, ये इस चीज़ की मैंने परवाह ही नहीं की। समय लग गया राव साहब इसका जीर्णोद्धार? इसको मैं बताया ना 6-7 साल हो गए और अब भी पैड तो बंधी पड़ी है। अभी वो कारीगर है वो कहीं गया हुआ है, मेरा दिमाग में कुछ और, अब चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर ऐसे तो क्या अब उम्मीद है सरकार भी यहाँ पर काम करेगी, संरक्षित स्मारक इसको? अब देखो सरकार क्या करती है इसके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार अगर सहयोग करे तो ये इसको तो मैं और 4 चांद लगा सकता हूँ। दिमाग तो मेरे अंदर इस चीज़ का मतलब कूट कूट कर भरा हुआ है। हो सकता है पुरातत्व विभाग के पास कारीगर होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ, ये अपने ऊपर घमंड नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ मेरे अंदर वो पकड़ है कि मैं वो चीज़ दोबारा वही चीज़ मतलब जिंदा कर सकता हूँ जो पुराने ज़माने में पूर्वजों ने जिसको अपने शैली के अंदर उसको बनाया था। तो ये चीज़ मेरे अंदर है, ड्राइंग है मेरे दिमाग के अंदर। से जो शुरू हुई है यहाँ से वो वहाँ तक, इसमें सारे में नीचे बेसमेंट है जी जी, और उस बेसमेंट का मतलब उससे एक सुरंग जा रही है इस तालाब में, नंद सरोवर में जी। और उसके बीच के अंदर वहाँ पूर्वजों ने एक तालाब पर एक बुरली मनोहर का मंदिर है जहाँ महंत बैठाए गए थे, और रास्ते में जहाँ एक कुंजगली आती है वहाँ वो एक हमाम था, मतलब रानियाँ वगैरह अपने वहाँ जाती थी स्नान वगैरह करके पूजा अर्चना करने के लिए। वो अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से एक सुरंग यहीं से ही गोकुल के किले में भी गई हुई है, उसी की ही ब्रांच, मतलब मेन तो है एक्चुअल में गोकुल के किले को जाने वाली सुरंग और उसकी ब्रांच इधर है। तो 2 सुरंगे यहाँ से जा रही हैं। हाँ राव साहब, पूरा एक शानदार नज़ारा जो हम बाहर से देख रहे हैं, झरोखे बने हुए हैं, ये पूरी अटारी बनी हुई है। राव साहब, क्या पूरा इनका थोड़ा सा इतिहास है? ये झरोखे तो ये है कि इसके अंदर से मतलब बाहर जो आज जंगले बनते हैं उन्हें जंगले बोलते हैं, ये झरोखे हैं, और ऊपर वो शिस्तगाहें बनी हुई हैं वो ताकि जो कोई आक्रमणकारी है, दुश्मन है, उसको निशाने पे लिया जा सके बंदूक के उनके, तो इसलिए वो शिस्तगाहें बनी हुई हैं।
चलिए नीचे तहखाने की ओर चलते हैं, जहां पर नीचे फव्वारे उस वक्त सैकड़ों साल पहले किस तरह से बने हुए थे। राव विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, पूरी चीजें आपको दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे रानी की ड्योढ़ी में बने हुए इन फव्वारों को देखकर, इन कुंड को देखकर किस तरह से उस वक्त काम किया गया था। राव साहब हमें बताएंगे। कैसा है अब ये बेसमेंट के अंदर तहखाने में बहुत शानदार चीज है। ये नीचे ये तहखाना है जी, और इस तहखाने के अंदर मैं आपको बताऊं, अब जब यहाँ आए हैं तो जो ये वेंटिलेटर आप देख रहे हो, ये रोशनदान बोलते थे इनको। तो क्या था कि पहले मान लीजिए सूरज निकला और उसकी किरणें धरती पे पड़ी तो वो किरणें यहाँ भी आती थी। जैसे पूरब से उग रहा है तो पूर्व दिशा के वेंटिलेटर से यहाँ आ रही हैं किरणें, दोपहर है तो ये बीच का वेंटिलेटर रोशनी दे रहा है, और शाम हो गई तो पश्चिम साइड के वेंटिलेटर, मतलब सूरज उगने से छिपने तक यहाँ रोशनी कायम रहती थी। और इससे जो ऊपर जो मंजिल है उसके अब मान लो रात हो गई, अब इससे ऊपर मंजिल है वो मैं थोड़ा इधर बताता हूँ। जैसे ये दरवाजे हैं, ये तो खुले हैं, वो एक दरवाज़ा जैसे बंद आधा बंद था, और उसमें हथेली के बराबर छोटे छोटे सैकड़ों आले बने हुए। उन आलों के अंदर दीवे जलते थे, उन दीवों से ऊपर रोशनी हो जाती थी, और उन दीवों की रोशनी इन वेंटिलेटर के थ्रू इस पानी में पड़ती थी, फिर यहाँ रोशनी हो जाती थी। तो वो जो आले हैं उनको पहले चिरागदान बोलते थे, ये चिरागदान, तो फिर यहाँ नीचे रोशनी हो जाती थी। तो इस ड्योढ़ी की जो सबसे ऊपर हाईएस्ट जो मंजिल है चौथी, उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी टंकी बनी हुई पानी की, और उस पानी की टंकी से पूरी इस ड्योढ़ी में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, जैसा मैंने बताया, कहीं हमाम में जा रही है, कहीं कहीं जा रही है, तो वो और एक यहाँ आ रही थी नीचे तहखाने में। और इस तहखाने के अंदर अब जो है मैंने ये शेप तो वही है, लेकिन इसको दोबारा से वो मॉडिफाई किया है। तो पहले यहाँ तांबे के पाइपलाइन, तांबे के पतरे को गोल करके 2 इंच मोटे करीब वो पाइपलाइन आ रही थी, और आने के बाद ये इसके चारों तरफ जो ये नोजल देख रहे हो इस कुंड के, यहाँ चारों तरफ वो पाइप लगे हुए थे, और एक हांडी मट्टी जैसे ये कुम्हारों की थेपी हुई हांडी, वो एक चैम्बर सा बना करके मतलब उससे ज्वाइंट की हुई थी। और ये जो नोजल है, अब तो मैंने ये आधुनिक नोजल लगवा दी, लेकिन ऐसी लगी हुई थी पहले भी 1-1 फुट पर चारों तरफ। तो वो नोजल जैसे आज ये महिलाओं की मेहंदी लगाने की कुप्पी होती है ना, ऐसे ही वो पतरे को, तांबे के पतरे को गोल बना करके और उस 2 इंच पाइप के अंदर फिट की हुई थी। तो उनसे वो फुहारे चलते थे, और उन पे रंग बिरंगी पोटलियाँ बनी हुई थी, लग जाती थी, जिससे फिर वो रंग बिरंगे जो है इसके अंदर फुहार निकलती थी। तो वो पानी का प्रेशर ही, मोटर नहीं, वो कम बड़ी टंकी है 10 बाई 10 की, जो हमने रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी के प्रेशर से ही जो है ये फुहारे चलते थे, और फिर ये पानी फिर दोबारा कुएं में चला जाता था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी। हाँ, और इसको जो है पहले नौकर चाकर बैलों से खींच करके जो है उस टंकी को भर देते थे। मतलब फोल्डिंग पलंग है जी। अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि 1857 से पहले का है जी, क्योंकि 1857 में तो फिर राज काज ये सारा अंग्रेजों ने हमारा जब्त कर लिया था। ये मतलब अभी ये टी शेप और ले लेगा, अभी ये बीच में जो कब्जे हैं ये टी शेप ले जाएगा, और ये पाए हैं इनके, ये चारों बेल से कनेक्ट रहते थे। राजा मान लो कहीं जा रहे हैं तो हाथी पर ये लटका रहता था, कहीं पड़ाव देना हुआ इसको खोला, ये बैंच से बना हुआ होता था ये। और ये झूला, ये बच्चों का झूला इसी शेप में था पहले वो, लेकिन वो तो टूट चुका था। मैंने इसको दोबारा ये मतलब ये तो समझो नया बनाया है, लेकिन है उसी शेप में। हाँ, ये पुरानी चेयर वगैरह, ये पुरानी संदूक, ये सब हैं। और वो ऊपर मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ हम बैठे थे जहाँ हम, वहाँ जो अलमारियाँ बनी हुई हैं, जहाँ वो फ़ोटो वगैरह देखी,
वहाँ मेरे पास कम से कम 500-600 साल पुराना रिकॉर्ड है जी। जो बादशाहों के फरमान हैं, एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े को जो चिट्ठी पत्री आती थी वो हैं, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं एज इट इज़। ये दरवाज़ा तो बाद में निकाला गया है। जी जी। ये पानी की टंकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 10 बाई 10 की है। और ये रानी की ड्योढ़ी का अंदर का नज़ारा जो है, हम इस वक्त हैं जो दूसरी जो मंजिल है वहाँ पर हम हैं। ये अंदर का जो पूरा नज़ारा है किसी महल से, जो महल होता था रानियों का, आज भी उसको एज इट इज़ करके संरक्षित किया है राव विजेंद्र सिंह जी ने। तो पूरा इसको आज भी आपको याद आ रहे होंगे कि किस तरह से कितने आलीशान महल में रानियां यहाँ पर रहती थी। वो लुक राव विजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर रखा है, इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया। राव साहब, एक बेहतरीन चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या पूरी चीज़ है? थोड़ा ये पंखा है पुराने ज़माने का जो डोरी से जो हिला हिला करके जी। ये हवा के लिए मैंने इसको फिर दोबारा से ये पर्दा वर्दा लगवा करके इसको लगवाया ताकि एक चीज़ रहे। ठीक। रानी की ड्योढ़ी की जो ऊपरी मंजिल है वहां पर हम आ गए हैं। राव विजेंद्र जी बताएंगे शानदार जो पूरा स्मारक सा बना हुआ है यहाँ पर। राव साहब, क्या पूरा है इसका? ये रावटी है जी। इस रावटी के अंदर बैठ कर के मतलब पहले बाहर का भाई नज़ारा देखना हो, कोई आ रहे हैं या मतलब कोई वो निकल रहा है, कुछ समारोह हो रहा है या जो भी है, तो वो यहाँ बैठ कर के ये रावटियाँ बोला जाता है इनको, ये रावटी हैं। और एक इधर है, ये इधर, एक इधर है। ये आइए रावटी भी दिखा देते हैं आपको अंदर से। जैसा कि राव विजेंद्र सिंह ने बताया कि ये रावटी है जहां पर रानियां बैठती थी, बाहर का नज़ारा देखती थी, क्योंकि पूरा जो ये एरिया था, अब तो चलो यहाँ पर मकानात बन गए हैं, पूरा एरिया यहाँ पर बताते हैं। जो सामने कटला आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर बाहर का पूरा इलाका था। यहाँ सैनिक टुकड़ियां रहती थी राजाओं की। हाथी कुंड था जहाँ पीछे हाथी नहाते थे, जहाँ आज गंज बाजार बताया जा रहा है, वहाँ पर बताते हैं कि हाथियों का पूरा वो ठिकाना था। सामने हवेलियाँ थी, नौकर जो थे, जो रानियों की सेवाओं में जो रहते थे, राजा की सेवा में जो रहते थे, ये पुरोहित वगैरह जो भी रहते थे, बड़ा शानदार। हम इस वक्त ऐतिहासिक भूमि रेवाड़ी में रानी की ड्योढ़ी पर है, और ये जो शानदार पूरा जो नज़ारा, हम रानी की ड्योढ़ी का महल जो आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज संरक्षित की गई है। इसे हरियाणा सरकार ने संरक्षित स्मारक के तौर पर नोटिफिकेशन इसका किया है। रानी की ड्योढ़ी, इसको देखने के लिए अब देश विदेश से सैलानी रेवाड़ी पहुंचेंगे।